जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 2 करेंगे, जो कि आज हमारा एनसीईआरटी बैच का दूसरा क्लास होने वाला है। तो हम लोग देरी न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, पहला पहले हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद में एमसीक्यू भी करेंगे, जो हम लोगों ने जैसे कि पहला क्लास किया था। ठीक है, आप लोगों ने पहला क्लास नहीं देखा होगा तो पहले पहला क्लास कर लें, फिर ये दूसरा क्लास देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ठीक है, तो भोजन की तलाश में घूमते थे और घुमंतु जीवन जीते थे। ठीक है, तो आमतौर पर खाने के लिए आरंभिक मानव जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, भोजन की तलाश में घुमंतु जीवन भी वो लोग जीते थे। तो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके पीछे भोजन की समाप्ति, मतलब एक जगह गए, वहाँ पे अगर भोजन समाप्त हो जाता था तो वहाँ से दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक है, जानवरों का पलायन मौसमी फल फूल और पानी की तलाश में जैसे मुख्य कारण थे, इसी वजह से वो घूमते रहते थे। ठीक है, बात करते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि अब हम लोग तो देखने नहीं गए कि मानव रहते थे कि नहीं रहते थे, लेकिन हम लोग को जानकारी कैसे मिला कि उनके द्वारा कुछ चीज़ें बनाई गई और उसको हम लोग जब पता लगाया गया उसके बारे में, तो पता लगा कि ये बहुत पुराने समय की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को पता मिलता है, जानकारी मिलता है। ठीक है, औजारों का उपयोग, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। ठीक है, हथियार और ईंधन की बात करें तो कुछ औजारों के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं रहने की जगह का निर्धारण। तो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश पूछता है भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। किस घाटी के पास है, तो नर्मदा घाटी। ठीक है, बात करते हैं शैल चित्रकला, तो रॉक पेंटिंग। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण जैसे मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है। ठीक है, चट्टान में क्या करते थे लोग, नुकीले पत्थरों से उसमें निशान बनाते थे या इस तरह करके जानवर बनाते थे। ठीक है, तो कुछ मिले हुए इस तरह से, तो वो हमारे साक्ष्य हैं। ठीक है, बात करते हैं पुरास्थल क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि पुरास्थल क्या है। तो उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल किसे कहते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। मतलब बहुत जगह पाए गए, कई जगह पाए गए। ठीक है, बात करते हैं आग की खोज। तो करनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। मान लीजिए कोई चीज़ जलेगा नहीं तब तक राख बनेगा कैसे, तो यही है, वो भी गुफा में। ठीक है, तो गुफा में क्या है, राख के अवशेष मिले। इस वजह से हम लोग को पता चला कि लोग आग जलाना जानते थे। बात करते हैं आग के उपयोग। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ठीक है, तो यह है। बात करते हैं नाम और तिथियाँ। तो पूरा पछाड़ काल, आरंभिक काल को पुरातात्विक विदों ने पूरा पछाड़ कहा था। यह दो शब्दों
पूरा यानी प्राचीन, पूरा का मतलब प्राचीन, और पसाड़ यानी पत्थर, यानी प्राचीन पत्थर से बना है। यह काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ठीक है, कितने के बीच माना जाता है? तो 20,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। 20,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। बात करते हैं 3 उपभाग। इसके कितने उपभाग है पूरा पसाड़ काल के? तो 3 उपभाग है। कौन कौन? तो इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पसाड़ काल युग। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। कितने प्रतिशत? 99% कहानी। मध्य पसाड़ युग की बात करते हैं, मेसोलिथिक। तो जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पसाड़ युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। ठीक है, और ये आपका ये जो डेट है ना, इतना पीरियड, ये आपके एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, बात करते हैं माइक्रोलिथिक यानी लघु पसाड़ काल। तो इस काल के पसाड़ औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ, यहाँ से भी बड़े क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं माइक्रोलिथ के बारे में। ठीक है, माइक्रोलिथ यानी लघु पसाड़ कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियाँ, लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजारों पर मिलते हैं। साथ साथ पूरा पसाड़ युग के औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। ठीक है, तो साथ साथ क्या है? तो साथ साथ पूरा पसाड़ युग के औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। नव पसाड़ युग की बात करें तो अगले युग की शुरुआत लगभग कब हुई? तो 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पसाड़ युग कहा जाता है। ठीक है, 10,000 साल से पहले से होती है, इसे नव पसाड़ युग कहा जाता है। तो ये आप लोग देखिएगा, यहाँ से अक्सर आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड को कहा गया। ठीक है, बात करते हैं बदलती जलवायु। देखिए अध्याय तो 2 का ही है। तो बदलती जलवायु खेती पशुपालन की शुरुआती तथा नवीन जीवन शैली के, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो बदलती जलवायु क्या है? तो बदलती जलवायु जिसे घास वाले मैदान, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक, जीवों में वृद्धि, इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, मानव व्यवहार में परिवर्तन, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। ठीक है, अब बात करते हैं खेती और पशुपालन की शुरुआत। देखिए, प्राकृतिक अनाज इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। कृषक बनने की प्रक्रिया, लोग यह सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ठीक है, तो ये बात करता है कि संभावना करते हैं कि इसी तरह कृषक बने हैं। ठीक है, प्रथम पालतू पशु की बात करें तो सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कौन सा था? तो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, पशुपालक की बात करते हैं तो धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग यह अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे क्या हो गए? पशुपालक बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं बचने की प्रक्रिया की। डेमोस्टिकेशन प्रोसेस क्या है? तो इतिहासकारों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। ठीक है, अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बचने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। जैसे कुछ चयनित ही पौधों को और जानवरों को करते थे। ठीक है, चयन के आधार पर जैसे लोग पहले नंबर की बात करें तो लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। जैसे उन पौधों का हम लोग करेंगे जिसे
पौधे में बीमारी कम है, जैसे कि नीम का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, ठीक है। और जानवर जैसे बकरी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो इन सबको लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पक्के दाने के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। बात करें तीसरे नंबर, तो उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, जैसे बकरी हो गए, गाय हो गए, ये सब अहिंसक होते हैं। ऐतिहासिक तथ्य, यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले हुई। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। पाले गए जानवरों के दांत और सींग जंगली जानवरों की तुलना में छोटे होते हैं। पालतू जानवर क्या होते हैं कि दांत और सींग जो होते हैं जंगली जानवरों की तुलना में छोटे होते हैं। अब देखिए एक नई जीवन शैली की बात करते हैं, ए न्यू वे ऑफ लाइफ। तो अस्थायी निवास की आवश्यकता, जब लोग पौधे उगाने लगे यानी खेती करने लगे, उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। इसलिए उनको लंबे समय, मान लीजिए कोई धान लगाएगा तो अगर बरसात के मौसम लगे तो उसको जून जुलाई में लगाएगा तो उसको रहना पड़ेगा कब तक, अक्टूबर नवंबर तक। तो इसलिए लंबे समय तक वो बचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अनाज का संचय एवं भंडारण, कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी और फिर ज़मीन में गड्ढे खोद दिए। अब बात हुआ कि जैसे धान ऊपर लीजिए, मान लीजिए जून में बोए और अक्टूबर मई में काट लिए। अब उसको जो भी धान होगा, जो भी अनाज होगा, उसको सुरक्षित रखने के लिए भंडारण करना पड़ेगा। तो भंडारण करने या काटने उठने में उनका भी, उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। अब उसको सुरक्षित करने के लिए तो वो लगभग अब वहाँ पे बस ही गए, ठीक है, जीवन चक्र चलने लगा, ठीक है। तो इसी तरह वो बस गए थे। अब बात करते हैं, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो भौगोलिक साक्ष्य, प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों को होने का साक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं, ठीक है। बात करते हैं अस्थायी जीवन की ओर एवं मेहरगढ़ का सूक्ष्म निरीक्षण। तो अस्थायी जीवन की ओर बात करते हैं, तो बुर्ज होम वर्तमान कहाँ है, कश्मीर में है। पुरातत्वविदों को यहाँ झुपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी जिसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। यहाँ झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है, ठीक है। नवपसार युगीन औजार, इस काल के पत्थर के औजार पूरा पसार युगीन उपकरणों से भिन्न है। इन औजारों की धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, ठीक है। आप देखते होंगे कि कोई भी औजार चलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई औजार, तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा पॉलिशपन कर देते हैं, ठीक है, ताकि धार लगे। आप देखते होंगे जब कोई लकड़ी काटता है तो उसमें ना थोड़ा पॉलिश टाइप करते हैं, तो देखते होंगे लकड़ी भी चमकने लगती है, ठीक है, जो आप पलंग वलंग देखे होंगे। तो इस तरह पॉलिश चढ़ाई जाती थी जो धारदार औजार बनाए जाते थे, ठीक है। ओखली और मूसल, इनका प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता है। आप बहुत लोग तो अभी नहीं देखे होंगे, लेकिन जो पुराने लड़के होंगे या हमारे उम्र के जो होंगे तो आपने ओखली ज़रूर देखा होगा, ठीक है। ओखली या ढेकी जो था वो सब आप देखे होंगे, ठीक है। तो प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। आप देखे होंगे कि हड्डी जो होता है बहुत मजबूत होता था, तो लोग क्या करते थे ना कि जैसे कोई जानवर मारा उसकी हड्डियों से ना औजार बना देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हड्डी बहुत मजबूत होता है। आप ही देख लो आपकी हड्डी, या आप देखते होंगे कि अगर कोई मुर्गा आप चिकन खा रहे हैं, चिकन में अगर बड़ा हड्डी आ जाता है, चिकन का कुछ पैर का ही हड्डी होता है, आप नहीं चबा पाते हैं क्योंकि वो मजबूत बहुत होता है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई बड़ा जानवर जैसे शेर मरा हो, बाघ मरा हो, ठीक है, तो कोई बड़ा जानवर मरा हो और उसकी हड्डी का अगर हम हथियार बनाएंगे तो कितना मजबूत होगा, तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। मिट्टी के बर्तन एवं अलंकरण, बात करते हैं। नवपसार युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं।
जिन पर कभी कभी अलंकरण, जैसे अलंकरण मतलब डिजाइन भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए तथा धीरे धीरे खाना बनाने, विशेषकर चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज के लिए होने लगा था, जो अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। ठीक है, कौन कौन आहार का हिस्सा बन गए थे? तो चावल थे, गेहूँ थे, दलहन थे। ठीक है, वस्त्र बुनाई की बात करें तो इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब देखिए, इससे पहले क्या करते थे वस्त्र के लिए? तो लोग पत्ता ओढ़ता था, ठीक है, पहनता था, केला पहनता था, ठीक है, या जानवरों के छाल पहनते थे। लेकिन उसके बाद में क्या करने लगे? खुद ही अपना कपास उगाने लगे, ठीक है, और उसकी बुनाई करने लगे। बात करते हैं सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। बात करते हैं भौगोलिक स्थिति। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। कहाँ पे? मेहरगढ़ में। पशुओं की हड्डियाँ। बात करते हैं, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, जिनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ शामिल हैं। ठीक है, घरों की संरचना बात करें तो मेहरगढ़ से चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते रहे होंगे। बात करें कब्रें एवं धार्मिक स्थान। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया। मतलब क्यों? जैसे कोई आदमी मर गया, ठीक है, ये मर गया, अब ये जाएगा कहाँ पे? परलोक में। तब लोगों का मानना था कि जब ये परलोक में जाएगा तो ये खाएगा क्या, इसलिए क्या किया? उसी के साथ ये इसको दफना गया, इसी के साथ क्या किया? एक बकरी को दफनाया गया कि ये जाएगा परलोक में, तो बकरियाँ भी तो मर गई तो परलोक में जाएगी, तो वहाँ पे ये क्या करेगा? ये परलोक में भी जाके बकरी को खाएगा, इसलिए बकरी भी दफना दिया गया था। तो ऐसा मानना था। ठीक है, बात करते हैं अन्यंत्र फ्रांस में गुफा की खोज। तो फ्रांस से प्राप्त गुफा की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग, देखिए चित्र दिया है लेकिन इसमें हम नहीं दे रहे, 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं, जिनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। बात करते हैं नवपसार युग का प्रसिद्ध पुरास्थल चत्तल हुक्कर। ठीक है, नवपसार युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनके उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। कौन कौन है? तो सीरिया से लाया गया कौन का है? चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ, ये सब आपको मिलान करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है, हाई लेवल क्वेश्चन में। भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिया वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। ठीक है, तो ऐसे इस 3 को दे देगा और चौथा में ये दे देगा कि पहिया वाले वाहन, ठीक है, जो कि नहीं बना था उस टाइम। अब हम लोग ना इससे आखेट खाद्य संग्रह जो भोजन का जो हम देखें, अब इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, MCQ देखेंगे। मैंने बोला था कि थ्योरी के साथ साथ हम लोग MCQ भी देखेंगे। बात करते हैं निम्नलिखित में से आखेट का अर्थ क्या है? तो आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, ठीक। और देखिए हमने तो आपको दे दिया थ्योरी, तो ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बात करते हैं निम्नलिखित में से आखेट खाद्य संग्रह भोजन का इस्तेमाल कैसे करते थे? तो कैसे करते थे? शिकार करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल दाने पेड़ पौधे इकट्ठा करते थे। बिल्कुल ये आपका सभी हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया दिया था। बात करते हैं शिकारी खाद्य संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था? किस कारण एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था? तो एक स्थान पर ज़्यादा दिन रहने से भोजन का समाप्त होने के कारण, बिल्कुल सही है। शिकार के लिए जानवरों की तलाश में, बिल्कुल सही है। पानी की तलाश में, जो ये सब सही है, ठीक है।
और मैंने आपको तो बता ही दिया था, पूरा इसका बारे में चर्चा कर दिया था, ठीक है, क्यों करना पड़ता था। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, पूरा व्याख्या दे दिया है मैंने, एक बार आप लोग जरूर पढ़ लेना स्टॉप करके। आप लोग पढ़ेंगे, आप ही का फायदा देगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, फल फूल काटने के लिए बिल्कुल सही है, हड्डी और मांस काटने के लिए बिल्कुल सही है, जानवरों के खाल बिल्कुल सही है, सभी हो जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको थ्योरी में बता दिया। बात करते हैं आरंभिक लोग ऐसे जगह क्यों ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिले। तो पत्थरों से घर बनते थे, पत्थरों का उपयोग विनिमय कार्यों में किया जाता है, नहीं विनिमय में कभी नहीं, पत्थर का उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि पत्थर से क्या होता था, उसके बहुत सारे काम होते थे, ठीक है, उसके क्या बोलते थे, उसके हथियार भी बनाए गए थे, बहुत सारे कुछ बनाए गए, तो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी हो सकता है कि पत्थर से घर बनते थे, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़िया ये होगा, ठीक है, क्योंकि केवल घर नहीं बनता था ना, पत्थर का उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए उपकरण बहुत जो इसके उपकरण बनाए जाते थे वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि पत्थर के औजार बनाए गए थे बहुत सारे, तो सबसे ये आपका सटीक आंसर बनेगा, ठीक है। बात करते हैं भीमबेटका गुफाएं संबंधित है, भीमबेटका गुफाएं संबंधित है किसके लिए, तो रॉक पेंटिंग से संबंधित, ठीक है, ये आप लोग देख लेना, और हमने बता दिया था भीमबेटका बारे में। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो जहाँ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जहाँ औजार बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं उसे पुरास्थल कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पसर काल, बिल्कुल सही है। आरंभिक लोगों ने आग जलाना नवपसर काल में सीख लिए थे, बिल्कुल सही है। राख का अवशेष कुरनूल की गुफा में मिला, बिल्कुल सही है। यानी आपका चारों चाहिए तो इसमें आपका डी हो जाएगा, ठीक है, कि इनमें से कोई नहीं, मतलब सत्य नहीं पूछा है तो सत्य नहीं है, तो सब तो सत्य है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देख लेना थ्योरी, बल्कि वैसे भी हमने थ्योरी बता दिया था। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो निम्न में से किस पुरास्थल का राख अवशेष मिलता है, तो कुरनूल के बारे में, ठीक है, तो और ये हम लोग ने दिखा दिया था, बता दिया था। निम्न में से आरंभिक लोग कहाँ आग का उपयोग किस लिए करते थे, तो मांस भूनने, प्रकाश के लिए, खतरनाक डी हो जाएगा, और हमने थ्योरी देख ही लिया हम लोगों ने। बदलती जलवायु के कारण आरंभिक लोग के जीवन में कौन से बदलाव आए हैं, तो कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनाने लगे, जिससे जानवरों की संख्या वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। जानवरों के पालतू बनाने लगे, ठीक है। कुछ क्षेत्रों के प्राकृतिक रूप से गेहूं और जौ का धान, बिल्कुल सही है। 8000 साल पहले पशुओं को कृषि की शुरुआत हुई, गलत, ठीक है, तो आपका सी हो जाएगा सही। अब देखिए डी वाला क्यों है, बात करना है। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव है और गर्मी बढ़ने लगे, और यहाँ पे क्या दिया है, 8,000 पहले पशुओं की कृषि की शुरुआत हुई, जबकि 12,000 हो गया, ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, गलत हो गया डी वाला, और हम लोगों ने देखा ही नहीं था। आरंभिक लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो कुत्ता को, ठीक। बात करते हैं 12 नंबर, निम्नलिखित में आरंभिक काल में घरेलूकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा सही है, तो लोग उन्हीं पौधों और जानवरों को चुनते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, बिल्कुल सही है। बड़े दाने वाले पौधों को चुनते थे जिससे भरपूर मात्रा में अनाज उत्पादन, बिल्कुल सही है। उन्हीं जानवरों को प्रजनन करने के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर हिंसक नहीं, अहिंसक थे, हिंसक नहीं बल्कि अहिंसक थे, ये गलत हो गया। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूँ है, बिल्कुल सही है, तो आपका 1, 2 और 4 सही है, ठीक, और ये आप लोग ने देखा ही होगा, हमने एक बार आप लोग देख लेना, अगर नहीं आप पढ़े होंगे थ्योरी तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। बात करते हैं निम्न में से कृषि की शुरुआत कब हुई थी, तो 12,000 साल पहले, ठीक, अभी जस्ट ऊपर देखा हम लोग। बात करते हैं आरंभिक काल में मानव अनाज का उपयोग किस के रूप में करते थे, मानव अनाज का उपयोग तो उपहार के रूप में, खाद्य के रूप में, बिल्कुल है, भंडार के रूप में, बिल्कुल आपका सभी हो जाएगा, ठीक है। तो किसके से, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडार के रूप में, ठीक है, याद रखिएगा।
बात करते हैं निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पशुपालक एक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन एक भोजन के भंडारण का एक तरीका है, बिल्कुल सही है। अनाज को भंडारण के लिए लोगों ने मिट्टी में बड़े बड़े बर्तनों पर जमीन, बिल्कुल सही है। कृषि और पशुपालन की शुरुआत मध्य पत्थर काल में मानी जाती है, ये गलत है, ठीक है। कृषि और पशुपालन का सबसे अपस्थित क्षेत्र, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका ये आपका 3 वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब 3 वाला गलत क्यों है, तो देखिए, व्यवस्थित स्थायी रूप से कृषि और पशुपालन के इन मुख्य प्रमुख साक्ष्यों वाले स्थलों जैसे बुर्जहोम, मेहरगढ़ का संबंध नवपत्थर काल से है, न कि मध्य पत्थर काल से। कब से था? नवपत्थर काल से था, जबकि दिया है हमारे ऑप्शन में नवपत्थर काल, इसलिए ये गलत था, ठीक है। बात करते हैं गड्ढे के नीचे घर बना कर रहने को क्या बोलते हैं, तो गर्तावास बोला जाता है, ठीक है, और जो कि हम लोग ने पढ़ा था। बात करें निम्न में से कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, तो बुर्जहोम, ठीक। वो स्थान जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ जो उगाना किया था, वो कहाँ के थे, वो मेहरगढ़ के थे, ठीक है। बात करते हैं निम्न से सही कथन का चयन करें। मेहरगढ़ और चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल सही है। मृत्यु के पश्चात मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान करते, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका दोनों सही है, और यह आप लोग देख लेना। निम्न में से किस स्थल के एक कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है, तो कहाँ के, तो मेहरगढ़ का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस हम लोग ने दूसरा चैप्टर भी ख़त्म कर लिया। तो हम लोग अगले क्लास में 3rd चैप्टर देखेंगे। तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट ज़रूर करना, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आपकी क्या राय है अपना ज़रूर बताना, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।